यूपी पीसीएस में एक प्रश्न पूछा गया था कि बजट में बहस करने और क्रॉस क्वेश्चन पूछने का जो अधिकार था 1892 के एक्ट में मिला था, है ना। तो ये स्टेटमेंट जब पूछा गया ना, तो उसमें आधा ही स्टेटमेंट करेक्ट था और आधा गलत था। क्यों गलत था? कि बजट में बहस करने का अधिकार तो मिल गया था, है ना, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन करने का अधिकार, जिसे अनुपूरक प्रश्न कहते हैं ना। क्रॉस क्वेश्चन मतलब मैंने आपसे पूछा कि कहाँ गए थे, तो आपने बोला कि मैं सर मुखर्जी नगर गया था। मैंने बोला क्यों गए थे, तो क्यों का अधिकार नहीं मिला। क्रॉस क्वेश्चन का मतलब ये होता है। तो क्रॉस क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं मिला था। तो स्टेटमेंट कभी कभी ऐसे बनते हैं कि शुरू में आपको लगेगा कि स्टेटमेंट एकदम करेक्ट जा रहा है, करेक्ट, थोड़ा सा लास्ट में गलत करवा देगा। इसलिए ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको मदद करते हैं कि इनमें 2 पैरा जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। आप एकदम ध्यान से पढ़िए, जितना आप परफेक्टली पढ़ेंगे, अटेम्प्ट करेंगे ना, उतना चांसेस आपका है करेक्ट करने का एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और आज 1892 का जो क्वेश्चन है 1909 और 1919 का प्रयास करेंगे कि अटेम्प्ट किया जाए और उसके पूरी डिटेलिंग चर्चा की जाए। मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। आप भले छोड़ दो वीडियो देखना या पूरा आप ना देखो, स्किप करो, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा डिस्कशन, खासतौर पे हर एक टॉपिक को बेहतर तरीके से, क्योंकि जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उन्हें ये बेनिफिट जरूर हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है कि विद द रेफरेंस टू द इंडियन काउंसिल एक्ट 1992 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारतीय परिषद अधिनियम के संबंध में 1892 के एक्ट के आपको बताना है स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है कि द एक्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। आपने देखा कि पिछले एक्ट्स में क्या हो रहा है, जैसे आपने देखा कि 1861 के एक्ट में क्या हो रहा है कि जो काउंसिल्स हुआ करती थी, है ना, उसमें क्या किया गया, नॉन ऑफिशियल मेंबर या गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा रही थी, ठीक है। तो ये जो सिलसिला है लगातार चलता जाएगा। नॉन ऑफिशियल मेंबर, इंडियन मेंबर की संख्या बढ़ाई जाएगी, तो ये हर बार होगा। तो एज इट इज इसमें भी क्या किया गया, नॉन ऑफिशियल मेंबर की संख्या बढ़ाई गई। पहला पार्ट तो करेक्ट है। इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, मैंने आपको बताया था कि इसमें 1861 के एक्ट में, 1861 के एक्ट में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि स्टेट लेवल पर बंगाल में मैंने आपको बताया था विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल को फॉर्म किया गया था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में फॉर्म किया गया था, और कहाँ किया गया था, पंजाब में किया गया था, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे काउंसिल तो फॉर्म हो गई, लेकिन यहाँ पे मेंबर्स की भी संख्या बढ़ाई गई, ठीक है। लेकिन ऑफिशियल मेंबर्स कौन से थे, जो सरकार के मुलाजिम थे या अधिकारियों के थे, है ना, जो अंग्रेज सरकार के थे। नॉन ऑफिशियल मतलब भारतीय मेंबर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे इनकी संख्या बढ़ाई गई, है ना, लेकिन बहुमत यहाँ पे, आधिकारिक बहुमत किसका रहा, ऑफिशियल मेंबर्स का रहा। ये बात यहाँ पे एकदम करेक्ट है। सरकारी बहुमत जानबूझ कर रखा गया, जिससे कोई डिसीजन में, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका डिसीजन में भारतीयों की संख्या, भारतीय बहुमत ना आए, ठीक है। पहला स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है द एक्ट इम्पावर द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चन विदाउट वोटिंग राइट। मतलब प्रश्न पूछने का अधिकार यहाँ पे दिया गया है ना, लेकिन यहाँ पे मतदान का अधिकार नहीं था। किसको? विधान परिषद या लेजिस्लेटिव जो काउंसिल के मेंबर्स थे उनकी बात हो रही है। तो ये बात भी एकदम करेक्ट है। अगर आप देखेंगे वार्षिक बजट जिसे कहा जाता है, एनुअल बजट जिसे कहा जाता है, तो बजट में डिस्कशन का अधिकार तो यहाँ पे मिल गया, लेकिन वोटिंग का राइट नहीं मिला था, ठीक है ना। ये भी बात यहाँ पे एकदम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। और जो एग्जीक्यूटिव थी, है ना, उसको प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया, ऑथोराइज किया गया कि एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका क्या करेगी, उन प्रश्नों का उत्तर देगी, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है द एक्ट इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शन थ्रू द टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी। इसमें क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के माध्यम से प्रत्यक्ष चुनावों की शुरुआत हुई। ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। ऐसा क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि अगर आप देखोगे ना, जो भी सदस्य अभी तक नॉमिनेट किए जाते थे, है ना, वो संस्थाओं की जो इंस्टीट्यूशंस थे उनकी रिकमेंडेशन पर किए जाते थे। तो अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो वायसराय है, चाहे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नॉन ऑफिशियल मेंबर का नॉमिनेशन वायसराय की पावर के अंतर्गत आता था। इसके अलावा जो प्रोविंशियल लेवल पर, चाहे अगर आप देखें तो प्रोविंशियल लेवल पर जो विधान लेजिस्लेटिव काउंसिल का गवर्नर हुआ करता था, जैसे अभी अगर आप देखोगे राज्यों में गवर्नर होते हैं, तो हम मान लेते हैं कि विधान परिषद में जो गवर्नर हुआ करते थे उनको अधिकार था किसका, जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर चुनने का, नगर पालिका के मेंबर चुनने का, विश्वविद्यालय का मेंबर चुनने का, व्यापार संघ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इनमें अपॉइंटमेंट करने का अधिकार किसको, गवर्नर को दिया गया स्टेट लेवल पर। और सेंट्रल लेवल पर किसके पास था, वायसराय के पास था। तो ये जो स्टेटमेंट है डायरेक्ट इलेक्शन, ये बात यहाँ पे अभी नहीं आएगी। चुनाव शब्द का अधिनियम में कोई प्रयोग नहीं हुआ था, इस चीज़ को आपको यहाँ पे याद रखना है,
ठीक है ना। हालांकि चुनाव का प्रावधान हुआ कि इस तरह से चुनाव का प्रावधान किया जाएगा, गवर्नर के द्वारा चुने जाएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन चुनाव शब्द का इस्तेमाल अभी तक यहाँ पे नहीं किया गया था। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इतने ही स्टेटमेंट भी अगर आप देखेंगे, बस एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो नॉन ऑफिशियल के मेंबर्स को बढ़ाया जा रहा है, और यहाँ पे प्रश्न इसी में बनेगा, आप देखोगे बजट को लेके ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे बनता है, इस एक्ट में बजट का क्वेश्चन बनता है। क्रॉस क्वेश्चन का अधिकार नहीं था, नहीं या था, इसी को यहाँ पे यूपीएससी स्टेटमेंट बना सकता है। आगे बढ़ते हैं, जो एक्ट है, एक्ट 1909 में चलते हैं, मॉर्ले मिंटो सुधार के बारे में चलते हैं। अब मॉर्ले मिंटो सुधार का जो अधिनियम था, इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि लॉर्ड मार्ले जो हुआ करते थे, मतलब मार्ले जिनको बोला जाता है, वो क्या थे, सेक्रेटरी थे, राज्य सचिव थे, कहाँ पे, लंदन में, भारत के। मैंने आपको बताया था ना, 1858 के एक्ट के बाद एक राज्य सचिव हुआ करता था जो कैबिनेट का मेंबर था, ब्रिटेन में रहता था, और एक वायसराय भारत में रहा करता था। यही दोनों मिलकर पूरा भारत का संचालन करते थे। तो वायसराय कौन थे, मिंटो थे, है ना, अर्ल ऑफ मिंटो अगर हम बात करें, लॉर्ड मिंटो की बात करें, और राज्य सचिव कौन थे, मार्ले थे, लॉर्ड मार्ले। ठीक, ये दोनों थे। इन दोनों का जो सूझबूझ से ये एक अधिनियम आया। अब इस अधिनियम में क्या क्या, इस एक्ट में क्या क्या प्रोविजन थे, पहले ये पढ़ते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट करते जाएंगे, बच्चे कुछ जो स्टेटमेंट, बच्चे कुछ जो नॉलेज वो मैं आपको बता दूंगा। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर है ना, उनकी संख्या लगातार बढ़ाई जाएगी, तो इस एक्ट में भी बढ़ाई जाएगी, है ना। भारतीयों के लिए रिफॉर्म इस एक्ट में भी किए जाएंगे, और कुछ बजट को लेके भी रिफॉर्म होंगे, तो ये प्रेडिक्टेबल है। लेकिन क्या क्या हुआ स्टेटमेंट में देखिए, द एक्ट इंक्रीज द साइज ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो केंद्रीय विधान परिषद केंद्र लेवल पर हुआ करती थी, जैसे स्टेट लेवल पर कौन थी, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, विधायी परिषद थी, और सेंट्रल लेवल पर कौन थी, केंद्रीय विधान परिषद थी। ठीक है ना। तो जो केंद्रीय विधान परिषद बड़ी वाली थी, है ना, उसमें अगर आप देखेंगे, उसमें क्या हो रहा है कि साइज उसकी बढ़ाई जा रही है, वाइल रिटेनिंग ऑफिशियल मेजोरिटी एंड अलाउ नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी प्रोविंस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी तक क्या था कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, वहाँ पर बहुमत किसका था, नॉन ऑफिशियल में, ऑफिशियल मेंबर का मतलब अंग्रेजों का था, सीधी सी बात अंग्रेज सरकार का था। और स्टेट लेवल पर भी जो बहुमत हुआ करता था, वो किसका था, 1892 के एक्ट तक वो भी किसका हुआ करता था, अंग्रेज सरकार का ही हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा काम ये किया गया, प्रोविंशियल लेवल पर अगर आप देखो, जो प्रांत के लेवल पर गैर आधिकारिक नॉन ऑफिशियल मेंबर का बहुमत बढ़ाया गया है। यहाँ पे संख्या इनकी बढ़ाई गई। ठीक है ना, मतलब दोनों जगह संख्या बढ़ाई जा रही है, यहाँ पे भी नॉन ऑफिशियल बढ़ाई जा रही है, सिर्फ प्रोविंस में बनाई जा रही है। लेकिन प्रोविंस में बहुमत आ गया, मतलब अब वो क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को सब लोग वोट करके उसे पारित कर सकते हैं। तो ये बहुमत का अधिकार यहाँ पे किसको मिला, यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रोविंस को मिला। लेकिन सेंटर में अभी भी नहीं मिला था। हालांकि सेंटर में जो संख्या हुआ करती थी, 16 से बढ़ा के 60 कर दिए, 60 लोगों को चुना जाने लगा। ठीक है ना। अब अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि केंद्रीय विधान परिषद का आकार बढ़ाया गया, आधिकारिक संख्या, आधिकारिक जो ऑफिशियल है उनका बहुमत बनाए रखा गया, और प्रोविंस में नॉन ऑफिशियल का जो बहुमत हो गई, ये बात यहाँ पे करेक्ट हो रही है। ठीक है ना। अब अगर हम आगे देखें, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम एंड एक्सपेंडेड डेलिबरेट्स पावर ऑफ काउंसिल। इस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की और परिषदों में विमर्शात्मक शक्तियों का प्रस्तार किया। मैं आपको बताया हूँ कि इस अधिनियम में पहली बार सेपरेट इलेक्टोरल की बात होती है, और सेपरेट इलेक्टोरल की बात ही इस एक्ट को मना करने का, इस एक्ट के खिलाफ विरोध कांग्रेस ने किया, उसका कारण बना। ठीक है, यहाँ पर यह बात की गई, क्या बात की गई कि मुसलमान सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता कर सकते हैं। मतलब अगर कोई मुस्लिम नेता को चुनाव करना है तो मुस्लिम मतदाता उस एरिया के करेंगे, इसे सेपरेट इलेक्टोरल कहा जाता है। आगे चल के महिलाओं के लिए बढ़ाया जाएगा, SC ST के लिए भी सरकार प्रयास करेगी, क्योंकि इस सरकार का फूट डालो राज करो की नीति का परिणाम था। कांग्रेस का आंदोलन मजबूत हो रहा था, तो चाहती थी कि मुसलमान और हिंदुओं के बीच फूट डालो, है ना, फिर जातियों के आधार पर फूट डालो। तो इसी ने क्या किया, यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरल का प्रावधान यहाँ पर किया। ठीक है ना। तीसरा स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है, इस एक्ट ने जो संपूर्ण वार्षिक बजट है, कंप्लीट एनुअल बजट है, उसमें मतदान का अधिकार दिया और उत्तरदायी सरकार की शुरुआत की, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत की। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा लोचा देखने को मिलेगा। संपूर्ण वार्षिक बजट का मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था, है ना, किसी भी स्तर पर उत्तरदायी सरकार की शुरुआत भी नहीं हुई थी। तो ये दोनों बातें याद रखनी है आपको। बस एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि बजट पर क्रॉस क्वेश्चन पूछने की शुरुआत यहाँ पर हो गई थी। क्रॉस क्वेश्चन 1909 एक्ट के बाद पूछा जा सकता था, लेकिन
रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत नहीं की गई थी, एकदम यहाँ पे याद रखिए, कभी भी गलत मत करना। और संपूर्ण बजट पर मतदान का अधिकार भी नहीं मिला, पार्शियली ही ये राइट मिला था, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे हो रही है कि इस अधिनियम ने पहली बार, इस एक्ट ने पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की जो काउंसिल के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रोविज़न किया। मतलब क्या, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की काउंसिल के फर्स्ट मेंबर चुने जाते हैं, लॉ मेंबर के रूप में। किसको चुना जाता है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहली बार गवर्नर की जो काउंसिल हुआ करती थी, गवर्नर की जो काउंसिल, उसमें जो भारतीय को वायसराय और गवर्नर की जो काउंसिल के साथ एसोसिएट किया गया, ठीक है ना। तो वायसराय की जो काउंसिल हुआ करती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें पहली बार व्यक्ति कौन शामिल? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा शामिल हुए भारत के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने या स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं, आपको यहाँ पे याद रखना है इनका नाम। क्योंकि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा अगर आप देखेंगे तो संविधान की जो जो अस्थायी समिति होती है ना, टेम्पररी जो बॉडी होती है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें अध्यक्षता भी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रखना है कि इन्हें पहली बार गवर्नर की या वायसराय की जो काउंसिल है उसमें चुना गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे 1919 के अधिकार जो चीज़ें हुई उसके संबंध में है, भारत शासन अधिनियम। तो विद द रेफरेंस ऑफ गवर्नर ऑफ इंडिया 1919 के बारे में आपको बताना है। तो क्या होता है, 20 अगस्त 1917 की बात है, 20 अगस्त 1917 ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किए कर दिया था कि उसका पर्पज क्या है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तैयार करना है भारत में। तो पहली बार किस एक्ट में घोषित किया गया? ये 1917 में घोषित किया गया, ठीक है ना। और क्रोनोलॉजिकली अगर हम बात करें सिस्टम से, 1919 का जो एक्ट था, 1919 का एक्ट था, उसे भारत सरकार अधिनियम बनाया गया और इसको लागू किया जाता है 1921 में। और इस टाइम पर मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे। कौन राज्य सचिव थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? मॉन्टेग्यू थे, है ना, मॉन्टेग्यू। और भारत के जो वायसराय कौन थे? वायसराय अगर आप देखोगे तो वायसराय थे जेम्स फोर्ड वायसराय थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दोनों थे, इसलिए इसे मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार भी बोला जाता है। अब इस एक्ट में क्या क्या प्रोविजन किए गए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट किस तरह से बनाएगी, इसके बारे में आप यहाँ पे देखेंगे। The act introduced diarchy in province by dividing subject into reserve and transfer category। इस अधिनियम ने प्रांतों में क्या किया? द्वैध शासन की शुरुआत की। मतलब प्रांतों को उन्होंने क्या किया? दो भागों में बांटा, या उनके जो विषयों को दो भागों में बांटा, यह एक्ट कहना चाह रहा है, ठीक है। मतलब ये स्टेटमेंट कहना चाहिए, जिसमें आरक्षित रिजर्व कैटेगरी और ट्रांसफर कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया था। आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणी में दो भागों में बांट दिया गया प्रांतों को, विषयों को, ठीक है, 1919 के एक्ट में। दूसरा स्टेटमेंट है, द एक्ट रिप्लेस द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल विद द बाई कैमरल लेजिस्लेटिव सेंटर। इस अधिनियम में केंद्रीय स्तर पर जो विधायी परिषद के को हटा दिया गया। मतलब क्या हुआ करता था, अभी मैंने आपको बताया केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय विधान परिषद थी और राज्यों के स्तर पर जो प्रांतीय परिषद हुआ करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो केंद्र के स्तर पर क्या किया जा रहा है, इसको हटाया जा रहा है और द्विसदन लाया जा रहा है। मतलब दो बॉडी यहाँ पे लेके आई जा रही है, ठीक है ना। ये यहाँ पे बोला जा रहा है केंद्र के लेवल पर, राज्य के लेवल पर नहीं, प्रांत के लेवल पर नहीं, बल्कि सेंटर के लेवल पर। तीसरा स्टेटमेंट है, द एक्ट इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इस अधिनियम ने केंद्र में अकाउंटेबल गवर्नमेंट की शुरुआत की। वह यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब क्या, सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार मिलेगा, जैसे 18 वर्ष के लोगों को, 21 वर्ष के लोगों से ऊपर को। तो मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की यहाँ पे बात हुई इस अधिनियम के द्वारा। इन तीनों में से कौन सा सही है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे एकदम करेक्ट है। इस एक्ट ने क्या किया, अगर आप बात करेंगे तो इस एक्ट ने जो, जैसे मान के चलिए अभी केंद्र के विषय अलग होते हैं, राज्य के विषय अभी भी होते हैं। तो राज्य के जैसे विषय हैं खेती, किसानी, सिंचाई, ये सब, तो इन ऐसे विषयों को दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग में कर दी गई रिजर्व। तो रिजर्व में क्या हुआ करता था, रिजर्व जो कैटेगरी के काम होते थे ना, वो आरक्षित, या अगर हम बात करें ऑफिशियल मेंबर्स के अंतर्गत आते थे, जो अंग्रेजों के अंतर्गत आते, जिनमें ज़्यादा पैसे वाला काम था, डिफेंस रिलेटेड था या फिनेंस रिलेटेड था। बाकी जो ट्रांसफ़र कैटेगरी यहाँ पे रखी गई, ट्रांसफ़र कैटेगरी में यहाँ पे बोला गया है कि जो अनऑफिशियल मेंबर हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं या भारतीय सदस्य हैं, वो इसमें काम करेंगे। नॉन ऑफिशियल जो, अब इसमें कौन कौन से विषय हुआ करते थे, जैसे खेती, सिंचाई, ये सब जो विषय हुआ करते थे वो नॉन ऑफिशियल के अंतर्गत रखे गए। अब विषय कौन कौन से थे हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि ये कब किया गया, प्रोविंस के लेवल पर यहाँ पे सब्जेक्ट का डिवीजन किया जाता है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करेंगे तो विधान, अब एक चीज़ और आप याद रखें, ये तो ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब हस्तांतरित जो विषय थे, जो ट्रांसफ़र जो सब्जेक्ट था, उसमें गवर्नर का शासन होता था, गवर्नर का रूल होता था। इस कार्य में जो मंत्री हुआ करते थे उनकी वो सहायता लेता था, है ना। और जो
ट्रांसफर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मिनिस्टर्स थे ना, वो रिस्पॉन्सिबल थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति, मतलब प्रांतीय विधानसभा के प्रति ये तो जिम्मेदार थे, लेकिन रिजर्व कैटेगरी वाले जिम्मेदार नहीं थे। ठीक है ना, तो आरक्षित कैटेगरी वाले जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि अगर आप देखेंगे जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट वाले हैं ये रिस्पॉन्सिबल थे, जिम्मेदार थे। अब अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, ये इस शासन व्यवस्था की बात करें, इसे डायरकी कहा गया। क्या कहा गया? डायरकी, या यूनानी लैंग्वेज से डायरकी कहा गया। ठीक है ना, हालांकि यह व्यवस्था असफल रही, बहुत समय तक नहीं चल पाई। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है इस एक्ट के पहला जो स्टेटमेंट है उसके संबंध में। फिर दूसरा जो स्टेटमेंट बोल रहा है इसके संबंध में आपको क्या याद रखना है, इस एक्ट ने पहली बार द्विसदन की व्यवस्था की, जिसे राज्यसभा या लोकसभा कहते हैं जैसे वर्तमान में है ना, उस तरह की व्यवस्था इस बार पहली बार की गई। ठीक है, अब क्या किया गया, दोनों सदन या दोनों जो अगर हम बात करेंगे ना, दोनों व्यवस्थाओं में जो बहुसंख्यक सदस्य को डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था, ये यहाँ पे प्रावधान यहाँ पे किया गया। लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं था कि सब लोग वोट कर सकते थे या हर एक व्यक्ति को वोटिंग राइट था, उसमें लिमिटेड लोगों को वोटिंग राइट हुआ करता था। अब इस एक्ट में और क्या हुआ कि जो वायसराय की जो काउंसिल थी हुआ करती थी, जैसे वायसराय काउंसिल थी उसमें 4 मेंबर हुआ करते थे। ठीक है ना, या पहले अब इस टाइम पे आते थे 6 मेंबर हो गए थे। तो वायसराय की जो काउंसिल्स में कमांडर इन चीफ का जो पोस्ट होती थी उसको छोड़कर 3 लोग भारत के होना कंपलसरी कर दिया गया। पहले ऐसा था कि भारत के लोग उसमें नहीं होते थे, एक व्यक्ति को शामिल किया गया था, किसको? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। लेकिन अभी क्या कर दिया गया, 3 लोग यहाँ पे शामिल किए जा सकते थे, ये बात हुई। फिर इसके अलावा जो सेपरेट इलेक्टोरल था ना, या पृथक निर्वाचक मंडल जिसको कहा जाता है, इसको बढ़ाया गया। 1909 के एक्ट में ये मुसलमानों को दिया गया था, 1935 में सिखों को दिया गया, ईसाइयों को दिए जाने की बात की गई, एंग्लो जो इंडियंस हैं उनके बारे में बोला गया, इनको इसका विस्तार कर दिया गया। ठीक, अब बात आती है एडल्ट फ्रेंचाइजी की। तो वोटिंग राइट उनके पास था जिनके पास, अगर हम बात करेंगे, उनकी संपत्ति के आधार पर वोटिंग राइट मिला था। इस बार शिक्षा के आधार पर मिला था, और वो टैक्स दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, संपत्ति, शिक्षा और कर के आधार पर ही वोटिंग राइट मिला था। ठीक, और क्या हुआ, इस लॉ में लंदन में भारत के जो हाई कमिश्नर थे उनके उसका कार्यालय बनाया गया। ठीक है ना, मतलब कि लंदन में हाई कमिश्नर का कार्यालय बनाया गया, और जो सेक्रेटरी के कुछ काम हुआ करते थे उनको ट्रांसफ़र किए गए। तो ये इस एक्ट के माध्यम से यहाँ पे प्रोविज़न किया गया। एक और बात यहाँ पे खास आती है 1919 के एक्ट में। 1919 के एक्ट में प्रावधान किया गया 1921 में पब्लिक सर्विस कमीशन या लोक सेवा आयोग बनाए जाने का, और इसी आधार पर 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन यहाँ पर किया गया। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब एक और लास्ट स्टेटमेंट है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि पहली बार इस एक्ट में क्या किया गया, सेंट्रल लेवल पर जो बजट है, स्टेट लेवल के जो बजट था उसे अलग कर दिया गया। ठीक है ना, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो बजट को भी यहाँ पे अलग कर दिया गया। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, काफ़ी डिटेल एनालिसिस कर दिया इसका यहाँ पर। ठीक है, तो हमने आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे साइमन कमीशन के बारे में, कम्युनल अवार्ड